हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आइस शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 3 मार्च। 3 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं, साथ ही जितने भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में हैं, उन सभी को करेंगे एनालाइज आज के इस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बता दूं आज की बड़ी खबर है आफ्टर मैथ ऑफ श्रीलंका कोलैप्स। आप सभी को पता होगा, अगर आप काफी टाइम से द हिंदू फॉलो कर रहे हो या न्यूज को फॉलो कर रहे हो, तो श्रीलंका जो है बहुत बुरी स्थिति में है। हर तरह से श्रीलंका कोलैप्स हो रहा है। इकोनॉमिकली देख लो, पॉलिटिकली देख लो, और अब तो सिविलियन तरीके से भी ये बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हो रहा है। जितने भी सिविलियन हैं, सिटीजन हैं श्रीलंका के, उनको उतरना पड़ा है रोडों पर, सड़कों पर। क्यों उतरना पड़ा है? क्योंकि उनके बेसिक डिमांड्स भी पूरी नहीं हो पा रही। उनके बेसिक कंज्यूमर डिमांड्स जो हैं, जैसे पेट्रोल की डिमांड, गैस सिलेंडर की डिमांड, मिल्क की डिमांड, ये सब भी पूरी नहीं हो पा रही। उनको लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है और बहुत हार्डशिप्स है इकोनॉमिक तौर पे अगर देखो तो श्रीलंका की ऐसी हालत के बाद अभी क्या स्थिति बनी हुई है? तो श्रीलंका के जो लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये विक्रम सिंघे जी, ये हाथ जोड़ के खड़े हैं बाकी पूरी दुनिया के सामने, और अभी इनका सीधा निशाना है आईएमएफ। चाहते हैं ये कि आईएमएफ इन्हें लोन दे दे, कर्जा दे दे। जिस कर्जे के कारण ये डूबे हैं, उसी में और कर्जा जोड़ने की तैयारी में है। आईएमएफ जानता है इनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ये जानता है कि यहाँ पे श्रीलंका की गवर्नेंस किस तरह से होती है, श्रीलंका में कितना करप्शन है, कितना ठप सिस्टम है यहाँ पे, इसीलिए आईएमएफ अभी भी सोच रहा है। ऐसे में इंडिया जो है, इसने मदद करी है श्रीलंका की, जापान ने मदद करी है, और ये तो वही कंट्रीज हैं जिन्होंने श्रीलंका को पहले लोन दिया हुआ है, और अभी फिर से हम इनकी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन चाइना, जिसने श्रीलंका को इस डेट ट्रैप में फंसाया है अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी के थ्रू, वो यहाँ पे उठकर मजाक उड़ा रहा है श्रीलंका का, और कोई हेल्प इन्होंने श्रीलंका की नहीं करी है। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आईएमएफ से क्या लेना देना चल रहा है अभी श्रीलंका का, इसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले बता दूं कि सिर्फ 86 डेज बचे हैं आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में, और अगर आप यूपीएससी 2023 का अटेम्प्ट देने वाले हो, तो दिस इज अ बिग हाई अलर्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन हैं, उनको आप दूर करिए, क्योंकि आपके डिस्ट्रैक्शन आपके ड्रीम को आपसे दूर ले जाएंगे। तो सोशल मीडिया अगर आपका डिस्ट्रैक्शन है, इसको बंद कर दो थोड़े दिन के लिए। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूर चले जाओ, कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, ओके? क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। बढ़ते हैं आगे, और आज का पहला मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, श्रीलंका से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है, और मेजर कोलैप्स जो है ये इकोनॉमिक तौर पे हुआ है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे हुआ है। इकोनॉमिक क्रैश होने के बाद अभी श्रीलंका की क्या स्थिति है, क्या हो रहा है श्रीलंका में, इसकी बात हो रही है। क्या आईएमएफ श्रीलंका को लोन देगा? अगर देगा तो क्या इकोनॉमिक हार्डशिप्स यहाँ पे श्रीलंका अभी भी फेस करने वाला है? इसके अलावा ये भी देखेंगे कि यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम क्या चल रहा है, क्यों गवर्नमेंट को सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये सारी बातें हम बात करेंगे इसकी डिटेल में, ओके? तो बढ़ते हैं आगे, और हुआ क्या है एग्जैक्टली देखो। लगभग 1 साल हो चुका है। 1 साल से श्रीलंका जो है बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ है इस इकोनॉमिक क्राइसिस में। अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस के कई सारे रीजन हैं, जैसे कि कोविड आया, और कोविड के कारण जो पूरा टूरिज्म सेक्टर था ठप पड़ गया, और श्रीलंका की मेजर इकोनॉमी टूरिज्म के कारण चलती है। दूसरा, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारा डेट लिया हुआ था बहुत सारी कंट्रीज से, ओके, जिसमें इंडिया है मेजरली, जापान है और चाइना है। जितना इंडिया और जापान से नहीं लिया, उससे भी ज्यादा चाइना से लिया, और चाइना की यहाँ डेट ट्रैप पॉलिसी भी है। डेट ट्रैप पॉलिसी क्या कहती है चाइना की, कि चाइना बेसिकली क्या करता है, कोई भी ऐसी पुअर कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को बहुत सारा डेट दे देगा, कर्जा दे देगा, और ये कर्जा देकर चाइना उसको अपने टर्म्स पे नचाता है फिर। ठीक है, इनको पता था चाइना वालों को कि श्रीलंका कभी ये इतना बड़ा डेट, इतना बड़ा कर्जा चुका ही नहीं पाएगा, और अगर ये कर्जा चुका नहीं पाएगा तो चाइना जैसा कहेगा वैसा श्रीलंका को करना पड़ेगा। तो यही है डेट ट्रैप, और इसमें चाइना ने श्रीलंका को फंसा लिया आखिर। तीसरी चीज तो ये हो गई। चौथी चीज ये कि यहाँ पे बहुत अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जा रहा था श्रीलंका में अपीजमेंट पॉलिटिक्स, लोगों को बस तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक बोल दिया गया रातों रात कि हम ऑर्गेनिक कंट्री बनेंगे, पूरी दुनिया की पहली ऑर्गेनिक कंट्री बनेंगे। इस चक्कर में जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स आते थे चाइना श्रीलंका में, वो सारे बंद हो गए। रातों रात खेती जो है, फार्मिंग जो है, उसकी दशा पलट गई। यहाँ पे इस चक्कर में फूड इनसिक्योरिटी का भी
इशू आ गया, और ये बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। एक बड़ा रीजन ये भी है कि यहाँ पे जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बहुत ठप है, बहुत ज्यादा करप्शन यहाँ पे पाया जाता है श्रीलंका में। ओके, नाउ बात करते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। अभी एक साल से श्रीलंका जो है आईएमएफ के पीछे पड़ा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पीछे पड़ा है कि भाई हमें जो है आप लोन दे दो, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। ओके, और ये जो कंट्री की पेमेंट प्रॉब्लम है ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार श्रीलंका आईएमएफ के पास जा चुका है। यहाँ पे ये सब कम नहीं था कि यहाँ पे मास प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। मास प्रोटेस्ट बहुत सारे रीजन से हो रहे हैं, फ्यूल के कारण, गैस के कारण, गैस सिलेंडर के कारण, बहुत सारी चीजों के कारण। तो विक्रम सिंघे जी जो हैं उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि आईएमएफ ने उनको 15 टास्क पूरे करने को कहा है। 15 टास्क अगर ये पूरा कर लेंगे तो आईएमएफ इनको लोन देने के लिए राजी हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इतना डिले क्यों हो रहा है? डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि आईएमएफ ये चाहता है कि जिसने भी श्रीलंका को अभी तक लोन दिया है, जिसमें मेजरली इंडिया आता है, जापान आता है और चाइना आता है, इन तीनों कंट्रीज से इनको रिटर्न अश्योरेंस चाहिए कि कि श्रीलंका के ऊपर आपको कितना भरोसा है, क्या श्रीलंका हमारा लोन चुका पाएगा। तो बेसिकली रिटर्न अश्योरेंस इंडिया, जापान और चाइना की साइड से चाहिए आईएमएफ को रिगार्डिंग श्रीलंका। इंडिया और जापान ने तो तुरंत दे दिया, सबसे पहले इंडिया ने ही दिया ये रिटर्न अश्योरेंस, लेकिन चाइना अभी तक भी ये रिटर्न अश्योरेंस नहीं दे रहा, जिसके कारण ये पूरी बात जो है पेंडिंग पड़ी है। इसी के साथ पेरिस क्लब ग्रुप जो है, इन्होंने भी बात करी कि भाई, जिसमें जापान भी इन्वॉल्व है पेरिस क्लब ग्रुप में, इन्होंने भी बात करी कि क्या किया जा सकता है सो दैट हम श्रीलंका की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको रीस्ट्रक्चर करके श्रीलंका को थोड़ा स्टेबल कर सकें। अब आप सोचोगे ये पेरिस क्लब ग्रुप क्या है? पेरिस ग्रुप बेसिकली इसमें 22 कंट्रीज आती हैं जो थोड़ी लार्जर इकोनॉमीज हैं, और ये मेजरली क्रेडिटर्स हैं जो लोगों को लोन देते हैं, स्पेशली पुअर इनकम कंट्रीज या लोअर इनकम कंट्रीज को यहाँ पे डेट देते हैं। और ये डेट दिया जाता है अगर वो जो कंट्री है सामने वाली वो बिल्कुल भी अपने डेट ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रही तो ये पेरिस क्लब भी इसके बारे में बात कर रहा है ना। अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2.9 बिलियन डॉलर का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 4 साल के लिए देने की बात चल रही है श्रीलंका को फ्रॉम आईएमएफ। लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है श्रीलंका के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा तो श्रीलंका इंपोर्ट कर लेता है। तो श्रीलंका इतना इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट इनका टोटल 978 मिलियन डॉलर है, लेकिन एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट है वो 2.9 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा ट्रेड डेफिसिट भी एक कारण है यहाँ के इकोनॉमिक कोलैप्स का। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो बैंक्रप्सी घोषित कर दी, इन्होंने बोला कि भाई हम बैंक्रप्ट हो गए हैं, श्रीलंका ने बेसिकली बोला हम बैंक्रप्ट हो गए हैं। और ये बैंक्रप्ट कितने हुए हैं? 51 बिलियन डॉलर का इनके ऊपर एक्सटर्नल डेट था, और इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जिसमें इंडिया का भी डेट इंक्लूडेड है। और अभी क्या चाह रहा है श्रीलंका? श्रीलंका चाह रहा है 51 बिलियन डॉलर का जो एक्सटर्नल डेट था, इससे तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिया, और श्रीलंका अभी चाह रहा है कि आईएमएफ इनको फिर से बोरो दे, इनको फिर से बोरो करे, इनको फिर से पैसा लेंड करे। ओके, और यहाँ पे श्रीलंका अपने आप को ऐसी पोजीशन में डाल रहा है जहाँ पे जो प्रॉब्लम थी उसी में इनको सॉल्यूशन दिख रहा है। कर्जा, डेट जो था वो प्रॉब्लम था, और यही डेट के थ्रू ये समझ रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इससे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका में इतना ज्यादा करप्शन है कि ये पैसा भी आएगा और चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो पहले इस करप्शन को ठीक करना पड़ेगा। और जो सरकारें इतने पॉपुलिस्ट मेजर्स लेती है ना, सिर्फ जनता को खुश करने के लिए, वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए जो यहाँ पे मेजर्स लेती है, उसके कारण भी यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुकी है, फ्रेजाइल हो चुकी है, और इसके कारण हो सकता है आईएमएफ इतना डिले कर रहा है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी का भी इशू हो गया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बोला गया रातों रात कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंट्री बनेंगे, तो जितनी भी फर्टिलाइजर्स थी उसको बंद कर दिया गया। अभी फर्टिलाइजर्स अगर बंद हो गए तो ऐसे में क्या होगा कि फूड इनसिक्योरिटी हो गई। एग्रीकल्चर कोई रातों रात ऑर्गेनिक थोड़ी हो जाता है। ओके, और इसके अलावा इन्फ्लेशन लेवल्स जो थे वो 50% तक शूट अप कर गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये बताया जनवरी में कि 33% श्रीलंकन हाउस होल्ड हैं, श्रीलंकन परिवार 33% ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योर, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा 3 टाइम का। ओके, इसमें हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल हो या नॉर्मल आम आदमी हो, क्योंकि इनको इतनी इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही है। तो श्रीलंका जो है, अगर उसको इकोनॉमिक रिकवरी के आगे बढ़ना है, इकोनॉमिक रिकवरी के पाथ पे बढ़ना है, तो इसको कुछ मेजर्स लाने पड़ेंगे, जो कि आईएमएफ बोल भी रहा है। लेकिन देखो, गौर करने वाली बात यह है कि श्रीलंका ने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था इस पूरे रीजन में, लेकिन उसके बाद अभी जो है कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन फिर भी श्रीलंका के सामने खड़े हैं। लिबरलाइज करने से कुछ नहीं होता। क्या आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हो कि आपके लिए ये लिबरलाइजेशन सही से काम कर रहा है? क्या आपने इंपोर्ट्स कम किए अपन? जैसे मैंने बताया 2.9 बिलियन डॉलर से ज्यादा इंपोर्ट करता है
श्रीलंका, लेकिन एक्सपोर्ट इनका 978 मिलियन डॉलर भी नहीं है। ओके, तो बेसिकली इतना डिफरेंस है। तो एक्सपोर्ट बास्केट कैसे बढ़ाया जा सकता है, इम्पोर्ट बास्केट कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में श्रीलंका को सोचना चाहिए। इसके साथ करप्शन के अलावा ओवरऑल प्रोग्रेस की भी बात है, हाउस होल्ड इनकम और एक्सपेंडिचर सर्वेस की भी बात है। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस एक्सपेंडिचर सर्वे के थ्रू कि इधर का गिनी कोफिशिएंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जिनको नहीं पता गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, गिनी कोफिशिएंट एक तरह का मेजर है टू मेजर द इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। तो अगर आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी ज्यादा है तो आपका गिनी कोफिशिएंट ज्यादा होगा, अगर आपके यहाँ पे इकोनॉमी में इनइक्वालिटी कम है तो गिनी कोफिशिएंट कम होगा। ओके, तो ये पूरी बात हुई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन एंड इट्स इंडिपेंडेंस। तो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला कि अरुण गोयल जी को डेजिग्नेट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे, लेकिन इनका टेन्योर जो है वो 5 साल से भी कम का दिख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमिश्नर का आप जो टेन्योर है वो 6 साल से नीचे रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो ये इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस ब्रीच आप कर रहे हो। इलेक्शन कमिश्नर अपने आप में इंडिपेंडेंट कैसे होता है, क्योंकि इनका टेन्योर फिक्स होता है, इनको पता है कि हमें इस पद से कोई नहीं हटा सकता। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास ये पावर भी आ गई तो इनकी तो इंडिपेंडेंस ही खत्म हो जाएगी। और इलेक्शन कमीशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इलेक्शन कमीशन ढंग से काम नहीं करेगा तो हमारे देश में डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी, और डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी तो हमारे देश से टाइटल तो चला ही जाएगा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का, साथ में हमारा पूरा सिस्टम भी ठप पड़ सकता है। ओके, तो ये पूरा मुद्दा था ना। देखो, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन जो होता है इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और कुछ और इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कब अपॉइंट किए जा रहे हैं कब नहीं किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल तो 3 हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिसमें से एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, और इसके अलावा जब भी कोई दूसरा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चेयरमैन बन जाते हैं। मतलब समझो पहले सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो फिर उनको चीफ क्या कहना है ना। लेकिन मान लो जब मल्टी मेंबर्ड बॉडी हो गई इलेक्शन कमिश्नर, तो जो भी यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना वो हेड हो जाते हैं, इसके चेयरमैन हो जाते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन जो रीजनल कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट कर सकता है इलेक्शन कमीशन के साथ रिकमेंडेशन के थ्रू या फिर कंसल्ट करने के थ्रू। यहाँ पे जो सर्विस एंड टेन्योर की कंडीशन है रीजनल कमिश्नर्स की और इलेक्शन कमिश्नर्स की, दोनों ही प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं बाय रूल। ओके, इसके साथ में इलेक्शन कमीशन जो है वो आज मल्टी मेंबर्ड बॉडी है, स्पेशली 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं हमारे देश में। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी पावर्स इक्वल हैं, इक्वल सैलरी, इक्वल अलाउंसेस, सब कुछ सिमिलर है जैसा सुप्रीम कोर्ट जजेस का होता है। ठीक है, अगर मान लो 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं और तीनों का ओपिनियन किसी बात को लेकर अलग अलग है, तो ऐसे में वैसे तो मेजोरिटी से ही यहाँ पे फाइनल डिसीजन होता है। ओके, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो मेजोरिटी से ही आपका फाइनल डिसीजन होगा। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ये 6 साल का जो टेन्योर है, 6 साल का जो टर्म है वो होल्ड करते हैं, और 65 ईयर की एज। तो 65 ईयर की एज और 6 साल से पहले इनको कोई भी हटा नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रीइटरेट किया है, इसको वापस से वेरीफाई किया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू जो है दैट इज रिगार्डिंग वायरस। बेसिकली एक वायरस, एक जो वायरल फीवर है वो फैल रहा है वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है एडेनो वायरस। ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। एडेनो वायरस बेसिकली इन्फेक्शन कैसे फैलाता है, तो एडेनो वायरस जो है ये कॉमन वायरसेस का एक ग्रुप होता है जिसके कारण इलनेस कॉज हो सकती है। और इसमें कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं, सोर थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, डायरिया, पिंक आई, इस तरह के आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे नॉर्मल वायरल फीवर होता है ना, वैसा ही होता है एडेनो वायरस। ओके, और ये एक वायरस नहीं, वायरसेस की एक कॉमन फैमिली है। दूसरी चीज, एडेनो वायरस को डिस्कवर कब किया गया, तो एडेनो वायरस जो है नॉन एनवेलप्ड है, याद रखना, नॉन एनवेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इनको पहली बार ह्यूमन एडेनॉइड टिश्यू में डिस्कवर किया गया था 1953 में बाय रो एंड हिज कलीग्स। ओके, तो नॉन एनवेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि ह्यूमन एडेनॉइड टिश्यू में ही पाया गया था। नाउ ये जो एडेनो वायरस ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, तो देखो नॉर्मली जैसे हम वायरल की बात करते हैं तो वायरल कैसे ट्रांसमिट होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है ना ट्रांसमिट, वही सेम चीज है। ये क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया, टचिंग हो गया, शेकिंग हो गया, हैंड शेकिंग हो गया, एयर ट्रांसमिशन के थ्रू, जैसे किसी ने सामने छींका या खांसा और उसके एयर ड्रॉपलेट्स जो है वो आपकी बॉडी में एंटर कर गए तो आपको भी हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसे ऑब्जेक्ट या सरफेस को छूना जिसके ऊपर ऑलरेडी इस तरह के कंटामिनेंट्स लगे हुए हैं।
एडेनो वायरस को क्या आप ट्रीट कर सकते हो? तो देखो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे अगर आपको पेन हो रहा है तो काउंटर पेन मेडिसिन ले लोगे, अगर कोल्ड है तो कोल्ड को रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन लोगे। ओवरऑल एडेनो वायरस का कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू इज अबाउट सीपीआर। ये सीपीआर क्या है? सीपीआर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। ओके, इसका जो लाइसेंस था फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत, इसका ये वाला लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और अब ये फॉरेन से फंडिंग नहीं उठा पाएगा बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सीपीआर के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि सीपीआर एक एजेंडा लेकर इंडिया में आया है। ये जो भी इसको पैसा मिलता है बाहर से, उसको यूज करता है लिटिगेशंस लगाने के लिए, केसेस लगाने के लिए सरकार के अगेंस्ट। ओके, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके कई सारे डोनर्स हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कई सारे डोनर्स हैं। एक तो है जो यूएस और केन्या म्यांमार से बिलोंग करते हैं। ये यूएस केन्या म्यांमार वाले जो बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पे फंडिंग जो इसको दे रहे हैं, ग्रांट जो इसको दे रहे हैं, वो सारे लोग जो हैं, माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत क्रिटिकल हैं और इसीलिए ये इस तरह की लिटिगेशन और इस तरह की केसेस फाइल करते रहते हैं, जो कि बेसिकली गवर्नेंस को रोकता है, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम्हारा ना बाहर से जो फॉरेन फंडिंग आ रही है ना, हम वो ही बंद करवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली इनसे एफसीआरए जो रजिस्ट्रेशन था, एफसीआरए लाइसेंस जो था इनका, वो छीन लिया है वापस से। अब ये एफसीआरए लाइसेंस है क्या? और इनफैक्ट सीपीआर ने तो ये तक कहा है, जिस बॉडी का इन्होंने एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया, उन्होंने तो ये तक कहा है कि हमें तो 30 ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली फंडिंग आती है और इन 30 में से एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। तो बेसिकली हो क्या रहा है? सीपीआर जो है, ये सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जो है, ये एक इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है। और इसने सेंटर को कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी किए हैं और इनफैक्ट सेंटर के द्वारा भी इनको कई सारे एग्जेम्पशन मिलते हैं, जैसे ये टैक्स एग्जेम्प्ट भी हैं इनकी वेबसाइट के हिसाब से। दूसरी चीज, सीपीआर जो है इनको ग्रांट्स मिलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के थ्रू, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी है। सीपीआर जो है इसको ग्रांट्स बाकी सारे देशों से और डोनर्स से भी मिलते हैं, जैसे इंटरनेशनल सोर्सेज हो गए, फाउंडेशन हो गई, कॉर्पोरेट फिलेंथ्रॉफी हो गई, गवर्नमेंट हो गई, इन सभी से इनको फंडिंग मिलती है पॉलिसी रिसर्च करने के लिए। लेकिन इनके ऊपर आरोप ये लगा है कि इस फॉरेन फंडिंग का ये गलत यूज कर रहे हैं सरकार को परेशान करने के लिए और बार बार लिटिगेशन और केसेस फाइल करने के लिए। ओके, तो अगर एफसीआरए की बात करें कि एफसीआरए की टाइमलाइन क्या रही है, तो अगर एफसीआरए को देखें हम, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है 1976 में सबसे पहले आया, जब इमरजेंसी चल रही थी। इमरजेंसी के टाइम पे हमारी सरकारों को ये लगा कि हमारे देश में कुछ गलत एक्टिविटीज, कुछ वायलेंट एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जा रही हैं और इसके पीछे जो पैसा आ रहा है, जो मनी आ रही है ना, वो बाहर से आ रही है, एक्सटर्नल मनी है। तो इमरजेंसी के टाइम पे फॉरेन इन्फ्लुएंस को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और रिलीजियस डिसीजन से दूर रखने के लिए ये एफसीआरए टाइमलाइन, एफसीआरए बेसिकली लाया गया था, जहाँ पे नॉन प्रॉफिट्स जो भी थे पहले, उनको अलाउड था कि वो फॉरेन डोनेशंस ले सकते हैं, ठीक है, और उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट उसने उन्होंने उसमें से स्पेंड किया और कितना रिसीव किया है हर साल। इसके अलावा 1984 में मैंडेटरी कर दिया गया एफसीआरए लाइसेंस को नॉन प्रॉफिट्स के लिए भी, और ये कहा गया कि अगर आपको फॉरेन डोनेशन रिसीव करना है तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एफसीआरए के अंतर्गत। ओके, और इसके अलावा फिर आता है 2010 में फिर से इसमें अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट होने के बाद इसमें क्या किया गया, एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी है उसको बेसिकली बढ़ाया गया। ओके, और इसको यहाँ पे 50%, यहाँ पे देखो 50% जो है, ये कहा गया कि आप जितना भी फॉरेन फंडिंग ले रहे हो उसका 50% हिस्सा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में देना है। ओके, जो पहले नहीं था, इस तरह का पहले कोई प्रोविजन नहीं था। तो धीरे धीरे करके देख रहे हो कि एफसीआरए जो है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। इसके अलावा 2020 में इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया, जबकि ये एफसीआरए अमेंडमेंट बिल अब एक्ट बन चुकी है। तो इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत एक्सेसिव पावर्स दे दिए गए। ओके, तो ये था एफसीआरए की टाइमलाइन। अब एफसीआरए के बारे में बात करें अगर हम और डिटेल में, तो एफसीआरए जो है इसमें हर पर्सन और हर एनजीओ जिसको भी फॉरेन से फंडिंग आ रही है, डोनेशन आ रहा है, उसको रजिस्टर होना पड़ेगा। किसके अंतर्गत? एक्ट के अंतर्गत। और इसमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज तो आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, दिल्ली में। उसके अलावा
आपको इन फंड्स को सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है जिस पर्पस के लिए ये रिसीव आपने करे हैं। और एक्ट जो है ये फॉरेन फंड्स के रिसिप्ट को प्रोहिबिट कर सकता है, किसी का भी एफसीआरए लाइसेंस खत्म कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। कब? जब इन्हें लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन फॉरेन फंडिंग ले रहा है, ये इसकी फॉरेन फंडिंग हमारे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट, अगर ऐसा लगता है सरकार को, तो ये एफसीआरए में जो यहाँ पे फंडिंग है उसको सस्पेंड कर सकता है। ओके। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फॉरेन फंड्स ले ही नहीं सकते, जैसे कि इलेक्शन के लिए खड़े हुए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, मीडिया ब्रॉडकास्ट वाले हैं, जजेस हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, लेजिस्लेचर और पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, और पॉलिटिकल नेचर के ऑर्गेनाइजेशन के अगर मेंबर्स हो आप, तो आप यहाँ पे किसी भी तरह का आप एफसीआरए के अंतर्गत किसी भी तरह का फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हो। ओके। देन बात करते हैं एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन की और सस्पेंशन की। रजिस्टर करने के लिए जो भी इंडिविजुअल या एसोसिएशन जिसको फॉरेन से फंडिंग चाहिए, उसका कुछ अपना कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके पीछे रहती है। एफसीआरए को इम्प्लीमेंटेशन का देखती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहती है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर हम यहाँ पे हर किसी की जो जानकारी है उसको वेरीफाई करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वही अप्रूव करती है कि आपको फॉरेन से फंडिंग आ सकती है कि नहीं, और ये अप्रूव करने के लिए 90 डेज उनको दिए जाते हैं। ओके। और इसका बेसिकली अगर आपने एक बार ग्रांट कर दिया एनजीओ को कोई भी ये जो एफसीआरए लाइसेंस है, अगर वो आपने इनको ग्रांट कर दिया तो ये 5 साल तक वैलिड रहता है। और एनजीओ जो है उनको एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे कि अगर आपका ये जो लाइसेंस है ये एक्सपायर होने वाला है, तो आप 6 महीने के अंदर अंदर नया जो लाइसेंस है एफसीआरए का वो बनवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने के लिए क्या होता है, तो देखो गवर्नमेंट के पास राइट है कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आपका कैंसिल कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड। ओके। अगर एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल हो जाता है, तो फिर वो 3 साल तक और 3 इयर्स तक अब रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। ओके। तो ये था हमारा एवरीथिंग अबाउट एफसीआरए। बढ़ते हैं आगे। लैंड माफिया डैमेज एंशियंट फोर्टिफाइड सिटी ऑफ शिशुपालगढ़। तो शिशुपालगढ़ जो है उड़ीसा में एक जगह है जो कि आर्कियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ओके। 2600 साल पुरानी ये जगह मानी जाती है, और यहाँ पे कुछ लोगों ने, लैंड माफिया ने आके कुछ यहाँ पे बेसिकली माइनिंग जैसी चीजें करी, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स लेकर आए थे, और इस चक्कर में शिशुपालगढ़ की जो एक वॉल थी वो टूट गई है। तो आर्ट एंड कल्चर में हम देखेंगे ये शिशुपालगढ़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो शिशुपालगढ़ जो है उड़ीसा के खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एमबी लाल जो है, बीबी लाल, सॉरी, बीबी लाल जी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, इस सिटी को 3rd सेंचुरी बीसी और 4th सेंचुरी एडी के बीच में। इनका मानना बेसिकली ये है, इनको बेसिकली डिस्कवर तो अभी अभी किया है, लेकिन 3rd सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी के बीच में ये सिटी बहुत फंक्शनल थी, वर्किंग थी। ओके। फ्लोरिश हो रही थी। यहाँ पे जल दुर्ग कंसेप्ट है। जल दुर्ग कंसेप्ट जिसको यहाँ पे गड़ा खई कंसेप्ट भी कहते हैं। तो ये जल दुर्ग कंसेप्ट या गड़ाखई कंसेप्ट क्या है? जल दुर्ग कंसेप्ट का मतलब है जल में दुर्ग, जल यानी कि पानी में, और दुर्ग मतलब फोर्ट, फोर्ट है। तो वो जल दुर्ग मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें फोर्ट या दुर्ग बनाया जाता है, कोई किला बनाया जाता है वाटर बॉडी के बीचों बीच। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक है अंतर्द्वीप और दूसरा है स्थल दुर्ग। दुर्ग अंतर्द्वीप का मतलब ऐसा है कि ये मान लो ये पूरे वाटर बॉडी और बीचों बीच ऐसे बीच में एक आइलैंड जैसा बना हुआ है, नेचुरल वाटर बॉडीज के आसपास यहाँ पे है, और ये बीच में एक आइलैंड जो बना हुआ है उसको बोलते हैं अंतर्द्वीप दुर्ग। दुर्ग। और जो कोने पे बना हुआ है, जो बैंक पे बना हुआ है, जिसके आसपास से रिवर गुजर रही है, उसको बोलते हैं स्थल दुर्ग। ओके। और यहाँ पे ये दोनों का नाम आपको याद रखना है, अंतर्द्वीप और स्थल दुर्ग का। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू जो है हमारा इंडिया की पोजीशन को लेकर है। इंडिया की क्या पोजीशन है अभी यूक्रेन को लेकर? देखो आप सभी को पता है कि इंडिया जो है रशिया का एक अच्छा मित्र है, आपस में इनकी अच्छी बनती है क्योंकि हमारे कई सारे इंटरेस्ट इनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि एनर्जी का इंटरेस्ट हो गया, ऑयल गैस का इंटरेस्ट हो गया, दूसरा फिर हमारा डिफेंस इक्विपमेंट हो गया। इन सब चीजों में हम बड़े जुड़े हुए हैं रशिया के साथ। ओके। अब रशिया को हम डायरेक्टली कंडेम कभी नहीं करते यूएन में जाके कि भाई रशिया ने यूक्रेन के साथ बहुत गलत किया। हाँ, हम ये जरूर बोलते हैं कि हर किसी को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ध्यान रखना चाहिए, सॉवरेनिटी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम सीधे रशिया को टारगेट हमने अभी तक नहीं किया है। और अभी जो चीजें बदल रही है उस हिसाब से इंडिया का क्या आगे स्टैंड होने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहली चीज,
यहाँ पे अभी हमारी जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना, इसको 1.5 साल से ऊपर हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आया कि इस रशिया यूक्रेन वॉर को हम यहाँ पे वॉर का नाम देंगे, और वॉर का नाम देने के साथ इसको एंड करने की कोशिश करेंगे। पीसफुल यहाँ पे रेजोल्यूशन लेकर आए हैं ये, जिसमें 141 मेंबर्स ने इसमें साथ दिया है, ओके। 141 मेंबर्स हैं यूएन के जिन्होंने साथ दिया, 32 मेंबर्स इसमें एब्सटेन किए गए हैं। 32 मेंबर्स जिन्होंने एब्सटेन किया उसमें से एक इंडिया भी था, ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया हमेशा से इसी साइड पे रहा है। तो इंडिया की पोजीशन के कारण काफी शार्प रिस्पॉन्सेज इंडिया को मिल रहे हैं फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। इंडिया को ऐसा पहले ये लग रहा था कि जब वॉर नहीं हुआ था तब माना जा रहा था कि इंडिया जो है बहुत अच्छा अलाय है यूएसए का, यूएसए जो बोलेगा वो करेगा। लेकिन इंडिया ऐसा भी नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। और अभी ऐसा दिख रहा है कि रशिया की मदद ना करना, लेकिन एटलीस्ट रशिया को कंडेम ना करना हमारे फायदे में होगा, ओके। तो यहाँ पे रशिया को हम कंडेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि लोग ये भी क्रिटिसाइज फिर करते हैं कि इंडिया तो उल्टा रशिया को मदद कर रहा है, क्योंकि इंडिया रशिया से एनर्जी सप्लाईज ले रहा है और उसके बदले इसको पैसे दे रहा है, तो इसी पैसे से रशिया यूक्रेन वॉर फंड हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे समझो कि ये जो लड़ाई है, अगर आप यूएस के हिसाब से देखोगे तो ये लड़ाई डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी की है। यूएस में जो बाइडेन है, उनका उनके लिए कहा जाता है कि इनके लिए ये ग्लोबल क्रूसेड है डेमोक्रेसी की। तो रशिया का जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन पे, वो एक तरह से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ओके। लेकिन इस नरेटिव से जाओगे आप तो रशिया जो है वो हमेशा आपको गलत साइड पे दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी, रशिया में डेमोक्रेसी नहीं है, ओके। और ये इंटरनेशनल ऑर्डर के भी अगेंस्ट जा रहा है। तो अगर ग्लोबल डेमोक्रेसी आपको बचानी है तो रूल बेस्ड ऑर्डर चलना पड़ेगा, इंटरनेशनल लॉ पे चलना पड़ेगा। और साथ में ये एक बैटल है डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में, ये क्वेश्चन खड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे देखने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 141 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने रशिया के अगेंस्ट वोट किया। तो मेजोरिटी तो ये चाहती है कि रशिया को यहाँ पे बाहर निकल जाना चाहिए यूक्रेन से, और यूक्रेन वाली वॉर जो है खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन समझना ये बात कि जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया, इनको तो आप लेकर ही नहीं आए इस 141 लोगों में। तो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, चाहे भले छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी इकोनॉमीज हैं, जो डेमोक्रेटिक इकोनॉमीज हैं, वो तो आपके साथ आई नहीं। तो बेसिकली क्यों नहीं आई, क्योंकि यूएस जो है वो यूएन के ऊपर और यूएस के ऊपर और रशिया के ऊपर इस तरह से बेसिकली सैंक्शंस लगा रहा है, यूनिलेटरली सैंक्शंस लगा रहा है अपनी मर्जी से। और कह रहा है कि सभी लोग मानो, इंडिया भी माने। तो इंडिया ने तो साफ कह दिया कि भाई हम नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं वो अलग बात है, लेकिन हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को किसी के भी सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ कंट्रीज जो हैं, वेस्टर्न अलायंस की जो कंट्रीज हैं, जैसे इसराइल हो गया, टर्की हो गया, जो बाइडेन है यूएस के, इन सभी का कहना है कि भाई हम तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आगे हम देखेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक्चुअल में जो इशू है वो मोरालिटी और नेशनल इंटरेस्ट का है। यूएस और यूरोप के केस में नेशनल इंटरेस्ट और मोरालिटी एक ही है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट उनका बोलता है कि रशिया को हमको कैसे भी करके गिराना है, क्योंकि आप देख रहे हो इस पूरे वॉर के जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, वो कोल्ड वॉर है। तो कोल्ड वॉर में यूएस वर्सेस रशिया हुआ था, तो इस बार भी यूएस जो है रशिया को हराने की तैयारी में लगा हुआ है, ओके। और इंडिया जो है इसमें रिपीटेडली स्टैंड ले रहा है यूएन के सामने कि भाई ऐसा है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी किसी की भी यहाँ पे हमको वायलेट नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कभी भी रशिया का नाम ओपनली नहीं लिया है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन खड़ा होता है मोरालिटी और नेशनैलिटी के बीच में होता है। मोरालिटी आपको ये बोलेगी कि भाई यूक्रेन के साथ बहुत गलत हो रहा है, यूक्रेन की जमीन पे आके रशिया बम धमा के फोड़ रहा है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट आपका क्या बोल रहे हो, जैसे इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि हम चुप रहें अभी, ओके। हम चुप रहें और बेसिकली हम यहाँ पे सीधे रशिया को बिल्कुल टारगेट ना करें। लेकिन अभी देखो, जो हम डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी की बात कर रहे थे, उसी में देखो यूएस बड़ा ज्ञान दे रहा है, इसराइल बड़ा ज्ञान दे रहा है, टर्की बड़ा ज्ञान दे रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे इनकी हिस्ट्री, तो 2003 में यूएस ने इलीगल इन्वेजन कर दिया था इराक के ऊपर, कंट्री की सॉवरेनिटी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। 2011 में नाटो ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन को स्टैब्लिश किया और यहाँ पे एक नो फ्लाई जोन बनाया लिबिया के ऊपर, ओके। और लिबिया के ऊपर बोला गया कि कोई भी यहाँ पे जो एयरप्लेन है वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, ओके। इसके अलावा आप देखोगे कि सीरिया में भी यही सेम चीज हुई। इसराइल भी अभी आपको पता है कि फलस्तीन की पूरी जमीन हड़प के बैठ गया है। टर्की सीरिया के साथ ये सेम चीज कर रहा है। तो ये जो कंट्रीज भाषण दे रही हैं या इतने बड़े बड़े लेक्चर्स दे रही हैं डेमोक्रेसी का, तो ये डेमोक्रेसी खुद को भी तो आपको निभानी चाहिए। तो ये पूरा अभी इशू है। और अगर टर्की की बात करें तो टर्की जो है, इन्होंने भी सीरिया की कई सारी बॉर्डर्स को सील कर दिया है। जब तब भी आप यहाँ पे देखते हो कि बेसिकली
नेटो जो इस चीज को अभी बोल रहा है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इस नेटो ने ही टर्की की मदद करी है सीरिया की इन बॉर्डर्स को सीज करने में। तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, जहां पे जैसे अभी रशिया की बात हो रही, तो रशिया के केस में तो इनका नेशनल इंटरेस्ट और मोरालिटी एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन कई सारी जगह थी जहां पे मोरालिटी कुछ और कह रहा था, नेशनल इंटरेस्ट कुछ और कह रहा था। जैसे कि अभी हमने बात करी इराक, लीबिया, सीरिया की, उधर नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने फोकस किया, मोरालिटी को फोकस नहीं किया है। तो वही चीज अगर इंडिया करे तो क्या दिक्कत है? इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि भाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा खुद का नेशनल इंटरेस्ट। जैसे यूएस ने एक बार कहा था कि इराक में यूएस ने जबरदस्ती अमेरिकन ऑक्यूपेशन लगा दिया, और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्रेशराइज किया था इंडिया को कि आप अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को यहाँ भेजिए। इंडिया ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, हम ऐसे कामों के लिए तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। तो वहां पे तो हमने मोरालिटी अपनाई थी, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। तो हमें अभी भी क्या करना है, इन दोनों को बैलेंस करके चलना है। समझना ये है कि रशिया एक हिस्टोरिकल पार्टनर हमारा रहा है, इससे हमको फ्यूल आता है, इससे हमको डिफेंस में मदद होती है। लेकिन अभी हमको ये भी समझना है कि रशिया जो है चाइना के साथ भी अच्छा अपने रिलेशंस निभा रहा है। और ऐसे में क्या हम चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि रशिया पूरी तरह से चाइना का हो जाए और हम पूरी तरह से यूएस के साथ मिल जाए, इस तरह का कुछ चाहते हैं या बैलेंस करना चाहते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली कॉन्टिनेंटल इंटरेस्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, उस हिसाब से जो यूरेशियन लैंड मास है उसको यहाँ पे बेसिकली समझेगा इंडिया। इंडिया क्या करता है यूरेशिया के लिए, या फिर इंडिया क्या करता है रशिया के बारे में, उसको समझेगा इंडिया बेस्ड अपॉन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ओके, तो रशिया जो है, यहाँ पे आपको पता है अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में सेंट्रल एशिया में यूएस का अब कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है। तो रशिया ही है इकलौता माई बाप यहाँ पे। तो इसलिए भी हम रशिया के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। और इंडिया का प्रेफर्ड आउटकम क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो देखो इंडिया का प्रेफर्ड आउटकम यही होना चाहिए कि ना रशिया वीक हो ना यूक्रेन वीक हो। क्योंकि यहाँ पे दोनों के वीक होने से या दोनों के स्ट्रांग होने से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज है कि वॉर खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वॉर खत्म होगी तो ग्लोबल फिनोमेना स्टेबल हो जाएंगे, और उसके कारण इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो इंडिया को अभी इतना सता रही हैं वो खत्म हो पाएंगी। ओके, तो ये था पूरा हमारा आर्टिकल, पूरा हमारा आज का एडिटोरियल, और दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे इन सभी मीडियम्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, एंड अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है अपना फीडबैक तो जरूर कर देना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।